जो फाइनल है वो उस पे ही है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय आज का हमारा टॉपिक है। अब मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। आप जानते हैं कि ऑफलाइन क्लास प्रारंभ हो गई हैं। जो भी पार्ट ऑफलाइन क्लास में होगा वही पार्ट यहाँ पर वीडियो में आपके लिए मिलेगा सभी बच्चों को। वहाँ पर मैं हालांकि ऑनलाइन क्लास में पूरा कोर्स एक बार कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन चूँकि ऑफलाइन क्लास के साथ जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मैं विशेष एक वीडियो अभियान है मेरा कि भाई जो क्लास में मैं जिस दिन पढ़ाऊँगा उस दिन उसी की वीडियो मैं आपके पास सेंड करता रहूँगा ताकि आपको आसानी हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अभी तक मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इसके अलावा मैं जो है अभी तक बता चुका हूँ, इसमें मैंने पार्ट जो पहला शुरू करा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, पवन दूती का, ये सब मैं आपको पहले भी भेज चुका हूँ। इसकी वीडियो दोबारा भी भेजी जा चुकी है और आज से मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊँ वो मैं आपको लगातार भेजता रहूँ। तो मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 को झांसी जनपद के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम सेठ रामशरण दास था, जिन्हें हिंदी साहित्य से अगाध प्रेम था। गुप्त जी को काव्य प्रतिभा अपने पिता से पैतृक दान के रूप में प्राप्त हुई। उन्होंने स्कूली शिक्षा कक्षा 9 तक की हो सकी। स्वाध्याय ही ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आकर उनकी काव्य प्रतिभा निखर उठी। आगे चलकर वे राष्ट्र कवि के पद पर प्रतिष्ठित हुए। देखिए, जैसे राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त का नाम जाना जाता है। गुप्त जी महात्मा गांधी और उनके स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित थे और इन्होंने क्रमशः आगरा एवं हिंदी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के अनन्य सेवक और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का पार्थिव शरीर सन 12 दिसंबर 1934 को पंचतत्व को प्राप्त हो गया, यानी कि आपकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय की बात करें तो चूँकि इन्हें अपने पिताजी से कवित्व प्राप्त हुआ था पैतृक संपत्ति के रूप में, तो बचपन से ही आपने कविता लिखना शुरू कर दिया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जब आप संपर्क में आए तो और भी इनकी प्रतिभा निखरी। मुंशी अजमेरी जी इनके साथ जुड़े, धीरे धीरे इनकी प्रतिभा का विकास हुआ। राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति से प्रेम के कारण ही महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी। इनकी जो कृतियां हैं 35 कृतियां हैं मुख्य रूप से, जो इनकी इन्होंने रचना की और 9 ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया। प्रमुख रचनाओं में मैं नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, झंकार, जयद्रथ व्रत, कुणाल गीत, नहुष, काबा और करबला, विश्व वेदना, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिडम्बा, रंग में भंग, किसान, बक संहार, वीरांगना, मेघनाद वध, स्वप्न, वासवदत्ता आदि इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा चंद्रहास, तिलोत्तमा और अनग गीति नाट्य हैं। गुप्त जी राम के अनन्य भक्त थे और राम और कृष्ण से भिन्न नहीं है। इन्होंने ये कई जगह अपने साहित्य में लिखा है। जैसे इन्होंने लिखा, धनुर्बाण या बेणी लो श्याम रूप के संग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। तो बार बार राम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। आर्य संस्कृति के उपासक थे मैथिली शरण गुप्त जी। जैसे इन्होंने लिखा है 2 पंक्तियों में, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। तो हृदय में नारियों के प्रति अटूट श्रद्धा का भाव था, सहानुभूति थी। उर्मिला और यशोधरा जैसे काव्यों में उन्होंने, उर्मिला के बारे में किसी ने नहीं लिखा। देखिए, उर्मिला रामायण की एक ऐसी पात्र थी, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, जिनके बारे में आप जानते हैं कि सभी ने सीता के बारे में लिखा, राम के बारे में लिखा, हनुमान के बारे में लिखा, यहाँ तक कि मंदोदरी के बारे में भी लिखा, लेकिन उर्मिला को किसी भी साहित्यकार ने नहीं लिखा। तो उर्मिला को चूंकि किसी भी साहित्यकार ने नहीं लिखा तो इन्होंने उसका लिखा है
आगे इनके जो जितनी भी रचनाएं हैं उसमें कुछ भावनाएं स्पेशली दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे राष्ट्र प्रेम है। राष्ट्र प्रेम के जैसे हैं, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। सुधारवादी दृष्टिकोण इन्होंने अपनाया। इसके लिए कुछ मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इन्हें समाज नीच कहता है, ये भी तो हैं प्राणी, इनमें भी मन और भाव हैं, किंतु नहीं जैसी वाणी वैसी वाणी। यानी कि इन्होंने हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। राजनीतिक दृष्टिकोण उनका जो है बिल्कुल क्लियर था। वो हमेशा प्रजा के वत्सल थे, प्रजा पर जो लोग प्रजा के हित में कार्य करते हैं उनके हितैषी थे। प्रकृति का वर्णन भी उन्होंने किया है पंचवटी में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबल तल में। तो ये इनका प्रकृति प्रेम दर्शाता है। भाषा आपकी जो है खड़ी बोली मोस्टली इन्होंने यूज़ की है। भाषा में माधुर्य है, भावों में तीव्रता है, प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य अद्भुत है। स्वच्छ भाषा है, भाषा की सरलता और कोमलता का ध्यान रखा गया है। शैली, जहाँ तक शैली की बात करें तो आपकी शैली में सबसे ज़्यादा जो यूज है वो प्रबंधात्मक शैली का है। साकेत, पंचवटी, रंग में भंग, ये सब रचनाएं प्रबंध काव्य शैली में लिखी गई हैं। उपदेशात्मक शैली में भी आपने लिखा है हिंदू गुरुकुल, भारत भारती, बकसंहार, उपदेशात्मक शैली में लिखे गए हैं। गीति नाट्य शैली, यशोधरा, सिद्धराज, नहुष आदि रचनाएं गीति नाट्य शैली में लिखी गई हैं। भावात्मक शैली में भी इन्होंने लिखा है। तो ये कुछ आपकी विशेषताएं हैं। छंद एवं अलंकार का आपने प्रयोग किया है, कई बार प्रयोग किया है, और हिंदी साहित्य में आपका स्थान इतना उच्च है जिसके बारे में कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगा। राष्ट्र कवि की संज्ञा किसी को ऐसे ही नहीं प्रदान की जाती। वे निसंदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं।